नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते थक नहीं रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। कल सदन में हुए जोरदार हंगामे के बाद हालांकि सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस ने बीजेपी पर ही आरोप लगाए। कांग्रेस के लगाए कुछ आरोपों को आपको सुनाएंगे। जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई, आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं। इस सदन के वो सदस्य नहीं है, तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं। सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है, कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा कुछ है ना, बेताल कैसा, विक्रम बेताल, हाँ, विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे इसको। आज तमाम अपोजिशन पार्टीज अलग अलग मुद्दों पे नोटिस दी थी राज्यसभा के अंदर। उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि अदानी वाले इशू पे जेपीसी गठित हो। उसके अलावा ईडी, आईटी, सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा, उसके बारे में बहुत सारे लोग नोटिस दिए थे। त्रिपुरा के वायलेंस के ऊपर नोटिस दिए थे। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो नोटिस दिए गए थे। और सरकार खासकर क्योंकि अडानी वाले इशू पे बुरी तरह फंसी हुई है, वो नहीं चाहती थी कि वो जेपीसी वाले मुद्दा फिर से उठे। जिस तरह से पहले पार्ट, बजट का पहला सेशन का पहला पार्ट था, उसमें जिस तरह से मुद्दा उठाया गया था, वो नहीं चाह रहे थे कि अडानी का मुद्दा उठे और ये एजेंडा बने। तो इसीलिए उन्होंने आज राहुल जी वाला इशू लेके आके उसको अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की है। बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, अपोजिशन के मुद्दों के ऊपर बहस होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर भी बचते नजर आए। सुनाएंगे। पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं। एक तो जेपीसी का मुद्दा है, और ये जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं, विपक्ष पार्टियों के ऊपर, वो भी एक मुद्दा है। चीन से संबंधित जो हम कई महीने से हम उठा रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी एक और नया मुद्दा आया है, जो एमपी हैं उन प्रिविलेजेस को लेकर। एक एमपी को 4-4, 5-5 प्रिविलेज नोटिस मिलते हैं, और बिना कोई, देखिए आज जो नियम है, हमारा नियम है, राज्यसभा में आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जो लोकसभा के सांसद ने कहा और उनको उठाना दिया गया। लीडर ऑफ द हाउस को बोले वो, और 5 मिनट 7 मिनट बोले, और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उनको 1 मिनट के अंदर उनको चुप कराया गया। तो ये सब रणनीति और सारे विपक्ष, सत्ता पक्ष के एमपी खड़े हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
कोरोना काल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ। कोरोना काल में भी यदि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो उसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। भूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य शुद्ध सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं और खासतौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज वे तमाम योजनाएं यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहेचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती? वही स्थिति विकास के लिए होती है। और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुआ है, भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर एक नए सिरे से दुश्मन को दहलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और यही नहीं, अभी तो इस बार के उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी हमने बहुत कुछ दिया है। झांसी के लिए एक औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने केवल झांसी के लिए की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को झांसी तक ले जाने की भी तैयारी कर ली है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बांदा से चित्रकूट के बीच में भी हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का आदर्श स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर और यहां बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से ये स्पष्ट है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में यह क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवत गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।
बहुत सज्जन लोगों के दिलों में इस सब घटनाओं के साथ एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि जब जब दुर्जन लोग इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति, ताकतवान शक्ति आगे आएगी कि जो दुर्जनों का संहार पूरी ताकत और शक्ति के साथ करेगी। यही समाज की अपेक्षा है। बिजनौर से खबर है, बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के सभी लोगों को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कही है। बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है? अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? अगर 20,000 बिल्डिंगें इल्लीगल हैं तो अगर हमारी बिल्डिंग इल्लीगल है तो आपका बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी की बिल्डिंग इल्लीगल है तो उस पर बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा वो जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहाँ इल्लीगल बना है। नर्सिंग होम इल्लीगल है वहाँ पर, दूसरे पेट्रोल पंप इल्लीगल है, घर इल्लीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इल्लीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे, पता लगा। यूपी के बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर लॉ स्टूडेंट की मौत की जांच करा के कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि परिजनों ने खुर्जा के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। लिए दिया जा रहा है। मेरा 19 साल का बच्चा BA LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, बिल्कुल ठीक फिट एकदम। थोड़ा सा 2-3 दिन का बुखार आया था। बुखार में डॉक्टर नीरज जो खुर्जा क्लिनिक चलाते हैं, MBBS डॉक्टर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने अपने डे केयर में मेरे बच्चे को एडमिट किया। 10 मिनट में 5 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी इतनी हालत क्रिटिकल हो गई, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, BP डाउन हुआ। वो उसको कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा एडमिट कराने के लिए लेकर गए, वहाँ साथ रहे। ICU में मेरे बच्चे को एडमिट कराना पड़ा और 1.5 घंटे तक ICU में रहे। क्या ट्रीटमेंट दिया गया उसको मुझे कुछ नहीं पता, हमें अंदर जाने नहीं दिया ICU में। और जब 2.5-3 घंटे बाद मैं अपने बच्चे को देखने गई तो उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था, उसका BP डाउन था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और कोई डॉक्टर भी कोई नहीं था, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था। वो तो मैं जबरदस्ती चली गई वहाँ पे अंदर। मेरे बच्चे को गोरखपुर में सोमवार को महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो महिलाएं अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए ये आयोजन किया गया था। तो आज के कार्यक्रम मेरे तरफ से, बरखा किन्नर की तरफ से था और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आपके चैनल के द्वारा मैं अपने गोरखपुर वासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे गोरखपुर वासी सब खुश रहें, सबके ज़िंदगी मंगल में रहे, सबके मनोकामना पूर्ण हो, सबकी उन्नति तरक्की बढ़ंती हो, सदा ही खुश रहें। और हमारे कानम की आज कार्यक्रम में बहुत से माता बहनें, मेरे भाई ये आए थे। आज के कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा और मैं अपने जोगी महाराज को, महाराज आदित्यनाथ को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वो पूर्वांचल UP में सदा ही कानम की मुख्यमंत्री वो बने रहें। 40-50 लोग को हम लोग सम्मानित किया, महिलाएं लोग को जो समाज सेवा करती हैं। लोग कोई डॉक्टर हैं, कोई नेता हैं, कोई अच्छे पोस्ट में हैं, तो सबको हम लोगों ने किन्नर समाज हम लोग आए हैं। हम लोग ये कार्यक्रम रखा है कि महिला लोग को भी सम्मान होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो हम लोग अपने किन्नर में किरण दीदी बोल रही हूँ, ये मंगला मुखी जन कल्याण संस्था से हम लोग आए हैं, सब महिलाओं को सम्मान।
रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि बांदा बहराइच राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार छात्र को रौंद दिया, जिससे कि छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, ये पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सई नदी के पास का है। ये साइकिल से हमारा बच्चा, तो बच्चा कहाँ जा रहा था? ये घर जा रहे थे। कहाँ से कहाँ? खेत से घर जा रहा था। अच्छा, खेत से घर जा रहा था। हाँ। तो जो गन्ने का ट्रक है वो कहाँ जा रहा था? ये बछरावा आ रहा था। अच्छा, वो बछरावा कहाँ से आ रहा था? ये लालगंज तरफ से आ रहा था। लालगंज। 108 एम्बुलेंस द्वारा एक बच्चे को लाया गया जिसका नाम सूरज है। पिता का नाम राम बहादुर, निवासी कौहा, थाना गुरबख्शगंज रायबरेली, जिसको कि परीक्षण के उपरांत मृत पाया गया, जिसकी सूचना हमने अपने थाना बछरावा को दे दी। तो वहीं लखनऊ में 4 मार्च को ब्रजेश नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी ने पति की हत्या के लिए 50,000 रुपए का सौदा किया था और महिला के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ब्रजेश की हत्या कर दी थी। लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी तो बहुत पहले शादी हो गई है। महिला मृतक की क्या है? वाइफ। मनोज पे 5 नहीं 7 मुकदमे हैं और इसमें चिन्हट थाने से इन पे गैंगस्टर भी लगा हुआ है। बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। और इनका अफेयर था महिला का? जी, ये अनुज से ये संबंध में थे। कितनी उम्र है सब बच्चों की? एक की 17 साल है, एक की 12 साल है और एक 4 साल। पंजाब सरकार के द्वारा विकलांगों की मांगों को पूरा करने के विरोध में भटिंडा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले लंबे समय से सरकार के द्वारा उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा, जिस कारण मजबूर होकर उनको ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बार ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਜੋ ਵਰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ 2016 ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। दिल्ली के सदर बाजार में हुए सीलिंग के खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ लगातार धरने और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे। बताते चले कि एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार की वजह से व्यापारियों की न सिर्फ दुकानें सील कर दी गई, बल्कि दिल्ली में सैकड़ों दुकानदार को सीलिंग के नोटिस देकर डराया धमकाया भी जा रहा था। देखिए, एमसीडी ने आश्वासन दिया, हमारे डॉक्टर साहब हर्षवर्धन ने भी आश्वासन दिया और हमारे सभी ने कागज चेक करें, डॉक्टर साहब ने भी किए हैं, एमसीडी के सभी अफसरों ने किए, सब ने हमारे कागज ओके बताए। 2007 से हमारे जितने भी दुकान से सबके पास कागज है और वो ओके बता रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं। पर ये देखिए, यकीन बिल्कुल है, लोकतंत्र में विश्वास है, न्याय प्रणाली में विश्वास है और ये सरकारें हमारी चुनी हुई सरकारें हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपने जो कहा था कि दिल्ली के अंदर कोई दुकानें सील नहीं होंगी या जो दुकानें सील हो चुकी हैं वो भी खोलेंगी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोकर बैठे हैं? अब आपका मेयर भी मिल गया आपकी। बिल्कुल, ये आज जो हमारा बैलगाड़ी पर चलने का मकसद ही ये था कि ये सिस्टम उतना ही धीरे चलने शुरू हो गया है एमसीडी का कि वो उसको समझ नहीं आ रहा और बेलगाम हो चुका है। जबकि हमारी सारी फाइलें जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, सारे कागज उन्होंने देख लिए हैं, सारे कागज सही हैं, फिर यहाँ पर सील क्यों नहीं खोली जा रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अफसर नहीं चाहते ये सीलें खुले, वो करप्ट है और व्यापारियों को तंग करना चाहते हैं, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज व्यापारियों ने यहाँ पर सदर बाजार में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। फेडरेशन ऑफ सदर
कल भारत के लिए एक गौरवशाली पल रहा जब विश्व पटल पर देश के सिनेमा ने देश का नाम रोशन किया। जब फिल्म मेकर एस राजामौली की मूवी RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिल गया। नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीता है। Friendship between real-life Indian revolutionaries Alluri Sitarama Raju and Komaram Bhim. In addition to being sung in Telugu and illustrating the film's anti-colonialist themes, it's also a total banger. It's earned millions of views on YouTube and TikTok, has audiences dancing in movie theaters all around the world, and is also the first song ever from an Indian production to be nominated. भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कहा कि विदेशी महिला से पैदा बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आपको सुनाएंगे। कार्य अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कांग्रेसी लोग सरकार चलाने नहीं दे रहे, संसद चलने नहीं दे रहे। उनका प्रयास है कि अगर इनकी संसद चली तो कार्य ज्यादा होंगे तो हमारा फिर अस्तित्व बचेगा ही नहीं, तो उनका तो अस्तित्व खत्म होने की कगार पे आ गया है। लेकिन अब उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। तो सीधा सा ये है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे भारत के नहीं हो मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए। इनको इस देश से निकाल करके। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के भैयाथान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 108 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। और इस सामूहिक विवाह का आयोजन महिला बाल विकास विभाग की तरफ से किया गया था। वहीं नए दाम्पत्य जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े शामिल हुए थे। की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत मंगल भवन भैयाथान में 56 जोड़े जो भैयाथान विकासखंड के हैं और 52 जोड़े ओड़गी विकासखंड के। और इस तरह की शादी होने से लोगों के खर्चे भी कम होंगे और बहुत ऐसे लड़की के माता पिता हैं जो शादी करने में अक्षम रहते हैं, उनको एक सहयोग मिल जाता है। और इस तरह का माहौल अलग अलग शादी करने में लोगों को नहीं मिलता। इसमें और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।